जेसी ली डुगार्ड, जो कि उस टाइम सिर्फ 11 साल की थी, उनके लिए ये एक नॉर्मल डे जैसा ही था। शी कॉल्स आउट टू हर स्टेप फादर कि वो स्कूल के लिए निकल रही है। जेसी एग्जैक्टली उसी जगह से रोड क्रॉस करती है जहाँ उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया था। लेकिन जब वो रास्ते में थी, शी नोटिसेस कि एक ग्रे कलर की फोर्ड कार उसको फॉलो कर रही है। सडनली वो कार उसके बिल्कुल पास रुक जाती है एंड द ड्राइवर रोल्स डाउन द विंडो। वो थोड़ा लीन करके उससे डायरेक्शंस के लिए पूछने लगता है एंड इससे पहले कि जेसी को कुछ समझ आता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ड्राइवर अपने हाथ में एक ब्लैक स्टन गन निकालता है और जेसी को शॉक दे देता है, जिससे वह बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। किडनैपर्स गेट आउट ऑफ द कार एंड पुट जेसी इनटू द कार्स बैक सीट। वेलकम टू अ ट्रू क्राइम सीरीज। मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट। आज हम एक ऐसी केस की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे नेशन को हिलाकर रख दिया था। दिस केस शोज अस कि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट अगर टाइमली एक्शन ले तो कितने क्राइम्स को रोका जा सकता है। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, बट देयर ट्रू नेचर इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट। एंड लास्टली, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन इन दिस केस is the incredible power of hope and the will to survive, which can help a person navigate through even the darkest times. जेसी ली डुगार्ड का बर्थ May 3, 1980 एनाहाइम, LA, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके फादर केन स्लेटन उनकी लाइफ का पार्ट कभी नहीं रहे। केन और जेसी की मॉम टेरी का 1979 में बस एक छोटा सा रिलेशनशिप था। सो केन को ये तक नहीं पता था कि उनकी एक बेटी भी है। जब जेसी 7 साल की थी तो उनकी मॉम ने कार्ल प्रॉबिन से शादी कर ली थी, जो कि एक कारपेट कॉन्ट्रैक्टर थे। कार्ल और जेसी के बीच कभी इतनी बॉन्डिंग नहीं हुई। इवन जेसी को ये तक लगता था कि कार्ल ने शायद कभी उनको पूरे दिल से एक्सेप्ट भी नहीं किया है। 1990 में जब जेसी 10 साल की थी, उनकी मॉम ने उनकी छोटी बहन शेना को जन्म दिया। कुछ टाइम बाद उनके घर में एक छोटी सी चोरी होने की वजह से उनकी मॉम को वो जगह सेफ नहीं लगती थी। सो इन सितंबर 1990 जेसी की फैमिली LA ऑरेंज काउंटी से मेयर्स साउथ लेक टाहो के पास एक छोटा सा रूरल टाउन था, वहाँ शिफ्ट हो गई। दे थॉट दैट द एरिया वाज सेफ फॉर अ बेटर एंड पीसफुल लाइफ, बट टेरी का ये डिसीजन बहुत ही जल्दी सबकी लाइफ चेंज करने वाला था। ऑन 10 जून 1991 जेसी की मॉम टेरी सुबह जल्दी अपने काम से निकल जाती हैं। When जेसी wakes up, हर दिन की तरह वो स्कूल के लिए रेडी होने लगती है। जेसी ने अपना फेवरेट ऑल पिंक आउटफिट पहना एंड मैच्ड हर आउटफिट विद अ सिल्वर रिंग दैट हर मदर हैड गिफ्टेड हर 4 years back. She yells to Carl that she is on her way up the hill. And as we all know कि जेसी gets kidnapped at this moment. जब जेसी किडनैप हुई थी, उस वक्त उसके स्टेप डैड कार्ल प्रॉबिन ने ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देख लिया था। उन्होंने अपनी माउंटेन बाइक से कार का पीछा करने का भी ट्राई किया, बट बाइक पर होने की वजह से ही लॉस्ट द कार। कार्ल ने बिना देर किए तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। उन्होंने कार की फ्रंट सीट पर एक आदमी और एक औरत को देखा था। He gave a full description of the women, but he couldn't see the male driver. Unfortunately, it was too late and Jesse was gone. When Jesse gained some consciousness, she realized that वो कार की बैक सीट पर थी and she was covered with a blanket. उसने 2 लोगों की आवाज सुनी, एक आदमी और एक औरत की। She heard them laughing and saying, "I can't believe we got away with that." पुलिस अब किडनैपर्स ढूंढने में लग गई थी। जेसी के गायब होने के कुछ अर्स बाद साउथ लेक टाहो के लोकल और नेशनल मीडिया ने इस केस को कवर किया था। इनिशियली कार्ल, जो कि जेसी के स्टेप फादर थे, एंड केन स्लेटन, जो कि बायोलॉजिकल फादर थे, दोनों ही सस्पेक्ट लिस्ट में थे। कार्ल वाज द लास्ट पर्सन टू सी जेसी बिफोर गेटिंग किडनैप्ड, एंड क्योंकि जेसी एंड कार्ल बहुत ज्यादा क्लोज नहीं थे, सो पुलिस को काफी शक था कार्ल पर। बट कार्ल ने मल्टीपल पॉलीग्राफ टेस्ट दिए एंड उनको पास भी किया। कुछ ही टाइम में पुलिस ने कार्ल और केन स्लेटन दोनों को ही जेसी की किडनैपिंग से रूल आउट कर दिया था। हजारों वॉलंटियर्स ने सर्च एफर्ट में हेल्प भी की थी। थाउजेंड्स ऑफ फ्लायर्स वर पुट आउट। पूरे टाउन को पिंक रिबन से डेकोरेट किया गया था बिकॉज पिंक वाज जेसीज फेवरेट कलर। टेरी फाउंडेड अ ग्रुप नेम्ड जेसीज होप, जो फंड रेजिंग और वॉलंटियर एफर्ट्स लीड करता था। दिस केस वाज फीचर्ड इन द एपिसोड ऑफ अमेरिकाज मोस्ट वांटेड ऑन 14 June 1991. In the upcoming years, there were candlelight vigils from time to time to keep JC's story in the public awareness. Now coming back to JC's kidnapping. JC's head was covered throughout this incident so that उसको बिल्कुल आइडिया न रहे कि वो कहाँ है, and nobody sees her too. Kidnappers JC को उसके घर से 180 miles दूर, almost 3 hours drive from her home, Antioch, कैलिफोर्निया ले गए। JC को फिलिप गरीडो एंड उसकी वाइफ नैन्सी गरीडो ने किडनैप किया था। Right after reaching their house, they led her inside. वहाँ पहली बार JC के सर से ब्लैंकेट हटाया गया था। ये पहली बार था जब JC ने अपने किडनैपर्स को देखा था। And when she saw Philip for the first time, she described him as someone who didn't look like a bad guy. But right after reaching there, Philip
Philip forced JC to take a shower with him. Philip sexually assaulted JC during that shower. After that, he took her into the backyard. इन सब के दौरान JC blanket में covered थी and she had no clothes on her body except the silver ring that she hid from Philip throughout this whole time. Philip ने अपने backyard में कुछ पुरानी और टूटी फूटी टेंट्स और शेड्स कंस्ट्रक्ट की थी जो साउंड प्रूफ थी so that JC की आवाज बाहर ना जा सके even if she tries to get help too. वो JC को उनमें से एक टेंट के अंदर ले जाता है and there he handcuffed her behind a back. He wants JC कि अगर वो वहाँ से भागने का ट्राई करेगी तो बैकयार्ड में 2 डॉग्स हैं, डोबरमैन्स, which are very aggressive by nature. वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे. He left her there with no blankets and no clothes and he locked the door behind him. फिलिप JC को दिन भर में एक बार मिलने आता था and he used to bring fast food for her to eat. JC अपनी हर एक बेसिक चीज के लिए फिलिप पर डिपेंडेंट थी. He was her only contact with the outside world. She would always ask him कि वो अपनी मॉम के पास कब जाएगी या फिर एटलीस्ट अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर दे दैट शी इज ओके, बट फिलिप हमेशा उसको मना कर देता था. किडनैपिंग के एक वीक बाद फिलिप रेप्ड JC फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन ही स्टार्टेड रेपिंग हर मल्टीपल टाइम्स अ वीक. फिलिप JC के साथ अपनी डेली की सारी बातें शेयर करता था एंड इवेंचुअली ही टोल्ड हर व्हाई ही किडनैप्ड हर. ही क्लेम्ड टू हैव अ सेक्स प्रॉब्लम एंड उस प्रॉब्लम से कोप अप करने के लिए उसको JC की हेल्प चाहिए थी. बेसिकली उसका कहना था कि JC को किडनैप करने से वो किसी और को अपनी इन प्रॉब्लम्स की वजह से हर्ट नहीं करेगा. JC उस टाइम सिर्फ 11 साल की थी. शी वॉज कंफ्यूज्ड एंड स्केयर्ड एंड उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसको ही ये सब क्यों झेलना पड़ रहा था. Guys, I've read the first encounter of sexual assault that Philip did with JC and it is so chilling. I can't tell all that information here, but मैं seriously बहुत ज़्यादा shocked हूँ कि कोई कैसे 11 साल की छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कर सकता था. Like to read about it was so traumatic for me. I don't know how she felt going through all that pain for 18 years. Now coming back to the captivity years. बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से फिलिप ने JC के टेंट में पहले एक फैन लगाया था and later on he installed an AC and TV जिसमें बहुत ही कम चैनल्स थे. It was a small comfort compared to the horror she was going through. He gave her multiple kittens to play with, but कुछ ही टाइम में he used to take them away. There were multiple reasons for it. उनमें से एक तो ये था कि Philip couldn't stand the smell of cat. इसके अलावा cats would interrupt Philip during his runs. During these runs, Philip JC को और भी ज़्यादा disturbing वे में सेक्सुअली असॉल्ट करता था. He would transfer JC to the adjacent shed, but runs का exactly मतलब क्या था? So basically, during these runs वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता था. Depending upon उसने कितने ड्रग्स लिए हैं, he would not sleep for days or at least throughout that night. He would make JC do all sort of things to fulfill his sexual fantasies during that period. He would ask her to do things जो मैं यहाँ पे explain नहीं कर सकती, but उसमें से कुछ थे like putting on makeup, wearing certain type of clothes and many other weird things. अगर JC रेजिस्ट करती थी तो वो उसको डराता था that he will again give her shock using that black stun gun and अगर वो अपना पूरा एफर्ट नहीं डालेगी इसमें तो वो उसे किसी और को भेज देगा and they won't be as nice as he is. JC was just a kid. वो डर जाती थी and जैसा भी फिलिप बोलता था वो वही करती थी. During the first year of captivity, Philip would rape her multiple times a week and he would also videotape him raping her. जो कि वो ऐसा बोलता था कि JC के लिए अच्छा है क्योंकि इससे वो उसके साथ ये सब चीजें कम करेगा and instead use these videos for his problems. JC has also told that after raping her, वो रोता था, उससे माफी मांगता था. वो बोलता था कि he has a problem and society doesn't help people like him. दुनिया में उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. Basically, he would make JC feel sorry for him to make her think that he is the victim in this situation. 2 minutes of silence for this guy, cause I seriously have no words. किस टाइप का इंसान था ये? Like after raping a kid, you're making them feel sorry for you. For a man who is raping a kid. Seriously, कितना disgusting person था ये. We can see clearly. Like he used to do all this so that वो खुद को better feel करा सके after doing these horrible things to a kid. By making her feel sorry for him, वो ऐसे दिखा रहा था कि वो जो भी कर रहा है वो इतना गलत नहीं है. Which is so far away from the reality. By doing all these things, वो JC को next level पे manipulate कर रहा था. After 7 months of captivity, Philip ने JC को बताया कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहता है. That someone was his wife, Nancy Garrido. He wanted कि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं and he also mentions that in future कुछ टाइम के लिए Nancy would be the one जो उसके लिए खाना लाएगी so that Nancy and JC can bond. But इस introduction के बाद Philip and Nancy left. Philip came back at night and told JC कि Nancy JC को ज़्यादा पसंद नहीं करती है and she is jealous of her cause
Philip was giving more attention to Jesse, but he also assures that Nancy will come around. फिलिप ने जेसी को इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था दैट शी वांटेड नैन्सी टू लाइक हर एंड फॉर दैट वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। जेसी को नैन्सी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था क्योंकि उसे वहाँ बहुत अकेला फील होता था। कभी कभार जब नैन्सी जेसी के लिए डिनर लाती थी शी वुड स्टे विद हर थ्रू आउट द नाइट, बट समटाइम्स शी वुड नॉट विजिट हर फॉर डेज बिकॉज़ शी फेल्ट गिल्टी फॉर किडनैपिंग हर। नैन्सी वुड आल्सो आस्क जेसी फॉर फॉरगिवनेस। नैन्सी ने बताया कि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग जेसी को किडनैप करें, सो शी फेल्ट गिल्टी फॉर इट। कुछ ही टाइम में जेसी को रियलाइज हो जाता है कि फिलिप एक पीडोफाइल था। उसके पास सिर्फ जेसी के ही वीडियोस नहीं थे, बट ही आल्सो वीडियो टेप्ड लिटिल गर्ल्स प्लेइंग इन द पार्क फॉर हिज सेक्सुअल एंटरटेनमेंट। इन 1994 किडनैपिंग के ऑलमोस्ट 3 साल बाद जेसी गॉट प्रेग्नेंट एट द एज ऑफ 14 विद अ किडनैपर्स चाइल्ड। सिंस नैन्सी एंड फिलिप जेसी को हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते थे, इसलिए फिलिप ने बर्थिंग वीडियोस देखनी शुरू कर दी। जेसी गेव बर्थ टू हर फर्स्ट डॉटर ऑन August 18, 1994 in the shed itself with the help of Philip and Nancy. She was happy to have a baby. Jesse said in an interview that I felt like I wasn't alone anymore. I had somebody who was mine and I knew I could never let something happen to her. अपने पहले बेबी के बर्थ के बाद जेसी गॉट प्रेग्नेंट अगेन एट द एज ऑफ 17. On November 12, 1997, जेसी ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया. After the birth of her second baby, the rapes and assaults stopped and Philip told Jesse that they were now a big family. उनके family dynamics काफी change हो गए थे. Philip asked Jesse to refer Nancy as their mother and Jesse has to pretend to be sister of her two daughters. Philip also instructed Jesse to pick a new name for her. तो जेसी ने अपने लिए एलिसा नेम पिक किया था। अब वो सब एक बहुत बड़ी फैमिली की तरह रहने लग गए थे एंड जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया फिलिप एंड नैन्सी बिकेम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट जेसी। दे वुड गो ऑन ट्रिप्स एंड आउटिंग्स। जेसी एंड नैन्सी काफी बार आउटिंग्स पे भी गए थे, जैसे कि शॉपिंग के लिए गए थे एंड दे वेंट फॉर सैलून अपॉइंटमेंट्स आल्सो। देयर जेसी वुड ऑलवेज ट्राई टू नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट विद एनीवन। उसे डर लगता था कि उसे अगर किसी ने पहचान लिया एंड अगर वो उससे क्वेश्चंस पूछने लग गए देन व्हाट वुड शी टेल देम। बाय द वे, वन मोर डिटेल, इट वाज रियली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई Jesse because her look was completely changed. They dyed her hair and now like when she was kidnapped she was 11, now she was 17, 18 and like they made her wear hoodies and basically loose clothes. So yeah, it was really difficult to identify her. Apart from these things, Philip ने बीच में एक printing business भी start किया था. Here Jesse used to design business cards. उसके पास phone का, internet का, सबका access था. She even came in contact with the customers, but she never tried to reach out for any help. So you guys must be thinking why she never escaped or reached for any help. I will tell at the end of the case what is my point of view. Till then, let's continue the story. जेसी जो कि 11 साल की एज में किडनैप हुई थी एंड 14 की एज में माँ बन गई थी, had to homeschool her daughters using the limited knowledge that she had up to that point and whatever she had learned from TV. इन सब challenges के बाद भी her daughters were eventually able to attend school full time. She became a mother when she was just a child herself. Time passes by and the day comes almost after 18 years. But before I tell you कि जेसी की कैप्टिविटी कैसे 18 years के बाद खत्म हुई थी, let me tell you about Philip and Nancy Garrido. I will try to make it as short as possible. Philip Garrido was born on April 5, 1951 in Pittsburgh, California. इन हिज टीनेज ईयर्स उसका एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद उसने बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने शुरू कर दिए थे एंड ही डेवलप्ड अ डिस्टर्बिंग ऑब्सेशन विद यंग गर्ल्स. ही वाज अरेस्टेड फॉर रेपिंग अ 14-year-old गर्ल, बट ये केस ड्रॉप हो गया था क्योंकि विक्टिम ने टेस्टिफाई करने से मना कर दिया था. इन 1976 फिलिप ने एक 25 साल की वुमेन कैथरीन कैलवे को किडनैप करके ब्रूटली रेप किया था, बट पुलिस वहां सही टाइम पर पहुंच गई थी एंड कैथरीन किसी तरीके से बच गई वहां से. फॉर दिस ही वाज सेंटेंस्ड टू 50 years इन फेडरल प्रिजन. बट फिलिप सिर्फ 11 साल सर्व करने के बाद जेल से रिलीज हो गया था इन 1988 क्योंकि उस टाइम की प्रिजन सिस्टम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिलिप वाज अलाउड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल आफ्टर सर्विंग अ फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस. नैन्सी बोकानेग्रा, लेटर नैन्सी गारिडो, वो फिलिप से प्रिजन में ही मिली थी व्हेन शी वाज विजिटिंग हर अंकल. इन 1981 जब फिलिप जेल में था उन दोनों ने शादी कर ली थी एंड आफ्टर फिलिप्स रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन 1988 वो दोनों एंटियोच कैलिफोर्निया में सेटल हो गए थे. नैन्सीज चाइल्डहुड एंड पास्ट वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट, बट आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स हियर. लेट्स टॉक अबाउट द अरेस्ट. August 24, 2009 जेसी की पूरी लाइफ वापस से हमेशा के लिए चेंज होने वाली थी. उस दिन फिलिप गरीडो सैन फ्रांसिस्को के FBI ऑफिस में गया, लीविंग बिहाइंड एन ईरी एसे दैट क्लेम्ड कि उसे अपने ट्विस्टेड बिहेवियर का क्योर मिल गया है. सेम डे फिलिप आल्सो विजिटेड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली विद जेसीज 2 daughters. फिलिप कैंपस में एक रिलीजियस इवेंट होस्ट करना चाहता था, सपोजिटली रिलेटेड टू अ ग्रुप कॉल्ड गॉड्स डिजायर. देयर ही मेट लीजा कैम्बल जो कि स्पेशल इवेंट्स मैनेजर थी. लीजा कैम्बल को फिलिप का बिहेवियर काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था एंड
उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उसकी जो बच्चियां थी उनका बिहेवियर भी काफी ज्यादा अनयूजुअल था। उन्होंने फिलिप से बोला कि वो अगले दिन 2 बजे के आसपास आए सो दैट दे कैन डिस्कस मोर अबाउट द इवेंट। शी वाज ट्राइंग टू शो इंटरेस्ट सो दैट ही विल कम बैक द नेक्स्ट डे। फिलिप के जाने के बाद एली जेकब्स जो कि वहाँ पुलिस ऑफिसर थी, उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक किया एंड दैट्स व्हेन दे गॉट टू नो कि वो एक सेक्स ऑफेंडर था एंड उसको बच्चों के आसपास रहना भी अलाउड नहीं था। नेक्स्ट डे मीटिंग में लीजा कैम्बल एंड एली जेकब्स दोनों ने फिलिप के साथ मीटिंग अटेंड करी एंड दे टॉक टू फिलिप एंड जेसी's 2 daughters too. They realized that दोनों ही बच्चियां काफी ज्यादा submissive and robotic लग रही थी from their way of talking and actions. They both looked very pale as if वो दोनों काफी टाइम से सनलाइट में गई ही ना हो एंड जिस वे में वो दोनों बच्चियां हर चीज पर आंसर दे रही थी वो ऐसा साउंड कर रहा था as if काफी ज्यादा रिहर्स्ड हो। So once Philip left, एली जेकब्स ने फिलिप के पैरोल ऑफिसर से बात करी एंड हिज पैरोल ऑफिसर्स टोल्ड हर दैट फिलिप डजंट हैव एनी डॉटर्स। दैट्स व्हेन दे रियलाइज्ड कि वो दोनों बच्चियां शायद किडनैप्ड हो सकती हैं। दैट डे इटसेल्फ 25 अगस्त 2009 फिलिप्स पैरोल ऑफिसर्स वेंट टू हिज हाउस। वो फिलिप को अरेस्ट कर लेते हैं एंड दे आल्सो सर्च हिज हाउस एंड उसको पैरोल वायलेशंस के चक्कर में पैरोल ऑफिस ले जाया जाता है। वहाँ फिलिप ऑफिसर्स को बताता है कि वो दोनों बच्चियां उसकी रिलेटिव्स की थी एंड ही हैड परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू बी विद देम। एट दैट पॉइंट फिलिप को रिलीज कर देते हैं बट he was also told to show up the next morning at the parole office with the girl's parents. Why Philip was released at that moment एंड पुलिस ऑफिसर ने उस टाइम पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। मतलब आई ट्राइड टू लुक इट अप बट आई कुडंट फाइंड एनीथिंग हियर। सो कमिंग बैक टू द केस, ऑन August 26, 2009 Philip arrived at the parole office with Nancy, the 2 girls and JC, who was introduced as Elisa. When they were on the way, Philip was saying that he was tired of all the harassment from the police and he was going to end it today. Parole office जाने से पहले Philip instructed JC to tell the authorities that she was a mother of the 2 girls and वो अपने घर से डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से भाग गई थी एंड फिलिप हैड टेकन देम इन एंड वो ही उसका एंड उसकी बेटी का ख्याल रख रहा था। अगर पुलिस ऑफिसर्स उससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगे देन शी शुड आस्क फॉर अ लॉयर एंड नॉट आंसर एनीथिंग। बट एज दे रीच्ड देयर, पैरोल ऑफिसर ने फिलिप को नैन्सी, जेसी and her 2 daughters उन सबसे अलग कर दिया था। Now all 4 of them were placed in a room and उनसे काफी क्वेश्चंस पूछे गए। जेसी ने एग्जैक्टली वही बोला जो फिलिप ने उसको इंस्ट्रक्ट किया था। Afterwards, police officers let all 4 of them go and told them that they could leave now. वो सब पार्किंग लॉट में फिलिप का वेट कर ही रही होते हैं that he will come and they can go back to their home, but फिलिप वहाँ से वापस नहीं आता है। Instead, 2 police officers come out and take JC for questioning again. JC becomes very confused and agitated and defensive as if why she was separated from her kids and उसको वापस questioning के लिए क्यों ले जा रहे थे। इस बार JC से एक female officers questioning करती है and उस point पर उसे लगने लगता है that she is in trouble and that she was a suspect in a case. JC को लगने लगा था that she won't be able to see her kids again. पुलिस श्योर थी कि JC एलिसा नहीं थी, सो वो JC को बोलते हैं कि अगर वो अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगी तो उसके फिंगरप्रिंट से डेटाबेस में उसकी आइडेंटिटी रिकवर कर लिया जाएगा। बट जेसी अपनी रियल आइडेंटिटी तब भी नहीं बताती है। पूछताछ के टाइम पे जेसी आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स फॉर अ लॉयर, जैसा कि उसे फिलिप ने इंस्ट्रक्ट किया था। तो ऑफिसर्स ट्राई टू टेल हर कि अगर उसने कुछ गलत किया ही नहीं है तो उसे लॉयर की जरूरत नहीं है, बट जेसी स्टिल डजंट रिवील हर ट्रू आइडेंटिटी। एट दैट पॉइंट द ऑफिसर लीव्स द रूम एंड देन अगेन शी कम्स बैक टू द रूम। वो जेसी को बताती है कि फिलिप ने कन्फेस कर लिया है। शी टेल्स जेसी कि वो जानते हैं कि फिलिप ने उसे किडनैप करके रखा है एंड दैट्स व्हेन जेसी टेल्स पुलिस कि वो 11 साल की थी जब फिलिप ने उसे किडनैप किया था। पुलिस ऑफिसर उसको उसका नाम पूछते हैं बट इंस्टेड ऑफ सेइंग शी आस्क्ड इफ शी कैन राइट इट, शी रोट डाउन हर नेम JC Lee Dugard, and that was a moment when she got free of 18 years of captivity. JC tells in her book how she felt at that moment. It was like breaking an evil spell. In that moment I felt free and also exhausted and completely alive all at the same time. After this, JC called Terry and Terry was in complete shock. Before meeting her mother, JC told her daughters the truth about their father and she was their mother, not sister. And you guys will be surprised that her daughters were not shocked to learn about the truth. It's like they knew all along. JC की एक्टिविटी शायद पहले ही खत्म हो सकती थी अगर लॉ एनफोर्समेंट ने अपना काम सही तरीके से किया होता। 2006 में पुलिस को एक टिप मिली थी कि फिलिप के बैकयार्ड से बच्चों की आवाज आ रही है, लेकिन ऑफिसर ने ना ही फिलिप की प्रॉपर्टी को चेक किया और ना उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को। फिर 2008 में कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर्स की स्वीप हुई थी जिसमें उन ऑफेंडर्स के घर का इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन किया जाता है जो पहले सेक्स क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। इसका मकसद उन्हें मॉनिटर करना था और इंश्योर करना था कि वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन इस बार भी फिलिप के घर का सही तरीके से इंस्पेक्शन नहीं किया गया। ये सब मिस्ड अपॉर्चुनिटीज
उन सिस्टमैटिक फेलियर्स को दिखाते हैं जो जेसी की कैप्टिविटी के और कई ईयर्स तक जारी रहने का रीजन बने। इसके चलते जेसी ने स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया पर केस किया, ये इल्जाम लगाते हुए कि स्टेट के पैरोल ऑफिसर्स ने फिलिप गरीडो पर प्रॉपर सुपरविजन नहीं रखा, जिसकी वजह से उसके क्राइम्स बिना किसी रुकावट के चलते रहे। ये लॉसूट $20 मिलियन में सेटल हुआ था। जेसी ने फेडरल गवर्नमेंट पर भी सिमिलर ग्रांट्स पर केस किया था, बट ये वाला केस डिसमिस हो गया था। Why she never escaped or reached for any help? जिस टाइम पर जेसी किडनैप हुई थी, she was only 11. As a child, जेसी के पास बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी about the world and its dangers, and इस एज में बच्चे मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन के लिए काफी वल्नरेबल होते हैं। इतने सालों तक इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस झेलने की वजह से किडनैप्ड विक्टिम्स लर्न व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स दे नीड टू सर्वाइव। लेट्स से अगर जेसी रिबेलियस होती एंड शी हैड ट्राइड टू रन अवे एंड वो सक्सेसफुली अगर भाग नहीं पाती, तो डू यू थिंक शी वुड हैव बीन अलाइव? I don't think so. Her bonding with Philip and Nancy most probably saved her life. It wasn't just simple 18 years in captivity, but 18 years of sexual abuse, psychological manipulation, emotional control, and physical isolation. Philip and Nancy were the only contact from the outside world for initial many years of her captivity. Philip ने जेसी को ऐसे मैनिपुलेट और कंडीशन किया था कि वो एस्केप का आइडिया भी उसके दिमाग में ना आए, चाहे उसके पास कभी चांस हो या ना हो। वो सिर्फ फिजिकली कैप्टिव नहीं थी, बल्कि उसके थॉट्स और डिसीजंस भी कंट्रोल थे। फिलिप एंड नैन्सी ने जेसी की हर बेसिक जरूरत को फुलफिल करके उस पर इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी थी, जो उसके एस्केप के आइडिया को भी सप्रेस करती थी। शी यूज्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बाय सप्रेसिंग हर फीलिंग्स। धीरे धीरे जेसी ने अपने कैप्टर्स पर ट्रस्ट करना और उनकी तरफ ओबीडियंस को अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बना ली। जेसी का अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खो देना इस केस का एक हार्ट रेंचिंग एस्पेक्ट है। इतने इमोशनल और मेंटल कंडीशनिंग के बाद उसके लिए इस कैप्टिविटी के बाहर एक नॉर्मल लाइफ इमेजिन करना भी मुश्किल था। एंड एज वी ऑल नो, शी वाज़न्ट अलोन। शी हैड टू टेक केयर ऑफ हर 2 kids too. She was afraid of the unknown and uncertain about what would happen if she escaped or sought help, which further reinforced her captivity. नैन्सी का रोल इस केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब उसने फिलिप से शादी की थी, he was in jail, तो नैन्सी को फिलिप के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में पहले से पता था। Still she chose to stay with him and even helped him in his abuse of JC. But why she helped him with all that, I will try to answer. What I think is Nancy might have been manipulated to some point, but उसको फिलिप के abusive behavior में excitement और power feel होती थी। Also, she loved Philip and wanted to please him by helping him in his crimes. And Philip भी उसे manipulate करता था, उसे ये feel कराता था that she was special and lovable. And कहीं ना कहीं शायद नैन्सी भी ये मानने लग गई थी कि फिलिप सच में उससे प्यार करता है और जो भी वो कर रहा है वो सब नॉर्मल है। I know ये बहुत ही twisted और complicated mindset है, but मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक लिमिटेड एक्सटेंट तक मैनिपुलेटेड होने के बाद भी नैन्सी एक विक्टिम से ज्यादा एक अकम्प्लिस थी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इन द इनिशियल इयर्स ऑफ कैप्टिविटी फिलिप 5 मंथ्स के लिए जेल गया था फॉर द पैरोल वायलेशन। उस टाइम पर नैन्सी ही थी जिसने जेसी को कैप्टिव रखा था। शी कुड हैव फ्रीड हर, बट शी डिडंट, सो देयर इज नो रीजन टू थिंक दैट शी वाज अ विक्टिम। ये क्लियरली दिखाता है कि वो खुद भी इस पूरे अब्यूज में एक्टिवली इन्वॉल्व थी, चाहे फिलिप उसके आसपास हो या ना हो। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे जेसी ब्रेन वॉश्ड थी, उसी तरह नैन्सी भी ब्रेन वॉश्ड और मैनिपुलेटेड हो सकती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जेसी सिर्फ एक बच्ची थी, उसके पास अपने किडनैपर्स को छोड़ने का कोई चॉइस नहीं था और उसने जो भी किया सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए किया। दूसरी तरफ नैन्सी एक अडल्ट थी। फिलिप से शादी करने के पहले भी उसको पता था कि फिलिप का एक क्रिमिनल पास्ट है। शी न्यू ऑल अबाउट हिम, येट शी चोज टू स्टे विद हिम। उसके पास चॉइसेस थे फिलिप से दूर रहने के, उससे शादी ना करने के, उसके क्राइम्स में हिस्सा ना बनने का, बट हर बार नैन्सी ने अपनी मर्जी से गलत ऑप्शंस को चूज किया। मेरे ओपिनियन में नैन्सी एक विक्टिम नहीं थी, बल्कि एक अकम्प्लिस थी, वो भी फुली अवेयर अकम्प्लिस। ब्रेन वॉशिंग का एक्सक्यूज सिर्फ उस टाइम तक वैलिड हो सकता है जब तक आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, एंड नैन्सी के पास हमेशा ऑप्शंस थे। And for being an accomplice, the sentencing that she got, it wasn't right. It was too lenient for her. Philip and Nancy Garrido pleaded guilty in April 2011 to kidnapping, sexual assault, false imprisonment, lewd conduct with a minor and child pornography. Philip को 436 years life imprisonment की सजा मिली without the possibility of parole, and Nancy got 36 years with the possibility of parole. Nancy 2029 में parole के लिए eligible हो जाएगी। Today they both are in jail. आज जेसी अपनी दोनों बेटियों के साथ एक प्राइवेट लाइफ जी रही हैं। 2011 में जेसी ने अपनी पहली बुक अ स्टोलन लाइफ पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने अपनी किडनैपिंग और कैप्टिविटी के एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में बताया है। फिर 2016 में उन्होंने अपनी दूसरी बुक फ्रीडम, माय बुक ऑफ फर्स्ट रिलीज की, जो उनकी कैप्टिविटी के बाद न्यू एक्सपीरियंसेस और फ्रीडम को
की जर्नी पर बेस्ड है। जेसी की दोनों बेटियां आज कॉलेज अटेंड कर रही हैं और उनकी सारी डिटेल्स प्राइवेट रखी गई हैं। ये केस सिर्फ फिजिकल कैप्टिविटी का नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल कैप्टिविटी का भी था, जिसमें जेसी की सेल्फ आइडेंटिटी को इरेज और उसके सर्वाइवल के चॉइसेस को पूरी तरह मैनिपुलेट किया गया। आपके क्या थॉट्स है इस हॉन्टिंग जर्नी के बारे में? प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन।